हम तीन भाई बहनों में हमारी एक प्यारी सी बहन थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन वो पैरों से अपाहिज थी। उसको अक्सर इस तरह देखकर मुझे बहुत दया आती थी उस पर। कितनी मुश्किल होती थी उसे अपना हर काम करने में। हम जब भी किसी काम से बाहर जाते तो अपने घर में ताला लगाना पड़ता था, क्योंकि वो पूरा पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। उठ बैठ नहीं कर पाती थी ज्यादा। कभी कभार चल लेती थी, पर बैसाखी के सहारे। उसको सहारे की जरूरत पड़ती ही थी, या फिर व्हील चेयर पर बिठाकर ही हम उसे इधर उधर ले जाया करते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं ध्यान दे रहा था कि हम जब भी बाहर से घर आते तो वो बहुत अच्छे से तैयार होकर और अच्छे कपड़े पहनकर बैठी रहती थी। पहले वो ऐसा नहीं करती थी, पर अब मुझे अपनी बहन पर शक सा होने लगा था। इसलिए एक दिन मैं अपने काम से थोड़ा जल्दी घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखा तो मानो मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन उसके साथ। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक बेहद गरीब परिवार से रिश्ता रखता हूं। एक ऐसा परिवार जहां दो वक्त की रोटी तक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जब से मुझ में समझ आई थी, अक्ल आई थी, तब से तो मैं हमेशा अपने माता पिता को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हुए ही देख रहा था। उन दोनों की आपस में कभी बनती ही नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, जिन्होंने हमेशा मेरे पापा के उस कठोर व्यवहार को अनदेखा ही किया था और हमारा बहुत अच्छे से पालन पोषण करके हमें बड़ा किया। मेरे पापा भी कोई बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं करते थे। वो एक दुकान में काम किया करते थे और वहीं से मिले हुए कुछ पैसों से हमारा घर बेहद मुश्किल से चलता था। हम तीन भाई बहन थे, गुजारा करना बेहद मुश्किल था। इसी वजह से अक्सर मम्मी पापा की आपस में लड़ाई हो जाया करती थी। ऊपर से हमारी इकलौती बहन थी जो अपाहिज थी। वो एक अलग परेशानी थी। उसकी दवाइयों पर बहुत खर्चा हुआ करता था। उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था मम्मी पापा ने। बहुत पैसे लगे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद कम कमाई थी और खर्चा ज्यादा, इसी वजह से पापा हमेशा बौखलाए से रहते थे। उनका भी दोष नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ हम सभी भाई बहन बड़े होने लगे। हमने काफी इलाज कराया था अपनी बहन का, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन अपाहिज होना उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वो अपंग नहीं होती तो शायद हमारे पूरे परिवार, या ऐसा कहूं कि पूरे खानदान की सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही की थी और उसके बाद मैं कारखाने में काम करने लग गया। मजबूरी थी, कैसे पढ़ता मैं आगे। मेरी माँ का कहना था कि पहले तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई पूरी करो, काम तो जिंदगी भर करना है। माँ तो अपने बेटे के लिए अच्छा ही चाहती है, वो भी यही चाहती थी। लेकिन मैंने देखा था, जब से मैंने कुछ पैसे कमाना शुरू किया और घर में 4 पैसे आने लगे तो घर में लड़ाई झगड़ा कुछ हद तक कम जरूर हो गया था, जिस वजह से माँ ने भी मुझे काम करने से फिर नहीं रोका। पापा भी थोड़े शांत हो गए थे। मेरे काम करने से स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, काफी हद तक ठीक जरूर हो गई थी। मेरा छोटा भाई भी छोटे मोटे काम कर लिया करता था, जिस वजह से पापा ने भी ताना मारना बंद कर दिया था। पर इसके बावजूद भी हमने देखा था कि माँ के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। माँ के लिए तो वो आज भी वैसे ही थे जैसे पहले थे। उन्हें अक्सर ताना मारा करते थे। मेरी माँ ने ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, चुपचाप सारी बातें सुन लिया करती थी, कुछ नहीं कहती थी वो पापा से। एक बार मेरी माँ और पापा महीने भर के लिए हमारे एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। अब घर में सिर्फ हम 2 भाई और हमारी बहन ही रह गए थे। हम जब भी घर से बाहर काम के लिए जाते तो घर में ताला लगा देते थे, ताकि अगर कभी भी कोई बाहर से हमारे पीछे से आए तो निशा परेशान ना हो, क्योंकि निशा उनके लिए कैसे दरवाजा खोलेगी या उनके लिए कुछ भी करेगी। इससे अच्छा तो यही है कि बाहर ताला देखकर वो लोग वापस चले जाएंगे। उनको यही लगेगा कि घर में कोई है ही नहीं। इसी वजह से हम घर के बाहर ताला लगा जाते थे। कभी कभी अपनी बहन को इस हाल में देखकर बहुत बुरा भी लगता था कि उसे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक तो उसे पूरे दिन घर में अब अकेले रहना पड़ता है। दिन भी पहाड़ जैसा लगता होगा उसे। लेकिन पिछले कुछ समय से निशा के व्यवहार में कुछ बदलाव सा महसूस कर रहा था मैं। ऐसा लगता था जैसे वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाती है। हालांकि लड़कियों के लिए मेकअप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे आज तक कभी ये सब करते हुए देखा नहीं था। बस इसलिए अजीब लगता था। शुरू शुरू में तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये बार बार होने लगा था। अब जब हम अपने काम से घर पर लौटते थे तो वो नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हुई होती थी और मुझे ये सब खटकने लगा था, क्योंकि आजकल वो ऐसा क्यों कर रही थी। क्या जरूरत थी उसे घर में रहकर मेकअप करने की और अच्छे से तैयार होने की।
जब माँ अपने रिश्तेदार के घर से वापस आई तो मैंने उनको निशा के बारे में बताया। शुरू में तो माँ को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि माँ ने भी देखा था वो कभी ये सब करती ही नहीं थी। लेकिन जब कुछ दिनों में माँ ने अपनी आंखों से देखा तब जाकर उनको मेरी बातों पर भरोसा हुआ। माँ कहने लगी कि तुम ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचो मत, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं हूं ना घर पर, मैं संभाल लूंगी। निशा को तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। माँ की इन बातों को सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी। अगले ही दिन हमारे घर एक लड़की मिठाई लेकर आई। मैंने उसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा था। माँ को भी थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। उस लड़की ने माँ से बहुत अच्छे से बात की। एक दिन मैं अपने काम से थोड़ा सा जल्दी घर लौट आया तो मैंने देखा कि निशा बैसाखी का सहारा लेकर छत पर गई हुई थी और वहां किसी से बहुत तेज तेज बात कर रही थी। उसकी आवाज साफ साफ नीचे हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं बेहद दबे पांव धीरे धीरे ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया। मैं छुप कर देख रहा था कि वो आखिर किससे बात कर रही है। जब देखा तो वहां वो उसी लड़की से बात कर रही थी जो उस दिन हमारे घर पर आई थी मिठाई लेकर। निशा और वो आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर में उस लड़की ने निशा को इशारा किया तो वो छत की दीवार तक बैसाखी के सहारे गई और सामने वाली लड़की भी वहीं आ गई। फिर ये दोनों आपस में बेहद धीरे धीरे बात करने लगे। शायद उन्हें मेरा वहां होने का शक हो गया था और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। मैं तो ये सोचकर ऊपर गया था कि शायद वो किसी लड़के के साथ है और उसी से बात कर रही है। मुझे अपनी ही सोच पर शर्म आ रही थी अब कि मैंने अपनी बहन पर शक कैसे किया। लेकिन हैरानी तो मुझे तब हुई जब 2 दिन बाद वही लड़की अपने मम्मी पापा के साथ अपने भाई के लिए निशा का हाथ मांगने के लिए आई। मेरी माँ को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पाई। हम सभी ये देखकर बेहद आश्चर्यचकित थे। अब वो हमारे घर आए थे तो क्या करते, उन्हें भगा तो नहीं सकते थे ना। तो उन्हें हमने हॉल में बैठने के लिए कहा और बात करते करते पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और वो उसी के लिए निशा का हाथ मांग रहे हैं। जब उस लड़के की फोटो देखी तो हमें एक और गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो लड़का बेहद सुंदर था। अच्छा सा व्यक्तित्व नजर आ रहा था उसका। हम चाहकर भी उस लड़के में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकते थे। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन निशा सुंदर नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत सुंदर थी और वो लड़का उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जो एक कमी थी वो थी कि वो अपाहिज थी। हमने निशा को एक रिवाज के तौर पर उन लोगों के सामने लाकर बिठाया था ताकि वो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि हमारी बहन अपाहिज है। लेकिन उन लोगों ने तो बेहद हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। लड़की के पिता बोले कि अरे निशा ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। उनकी बातों को सुनकर हमारे मन में फिर से एक उम्मीद जगी थी और मन ही मन हमने सोचा कि निशा को अब हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और हमने दिखाया भी। लेकिन उन्होंने बताया कि वो ठीक तो हो सकती है, लेकिन हर महीने करीब 1-1.5 लाख रुपए उसके इलाज पर खर्च हो जाएगा। अब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट था। हम निराश होकर अपने घर वापस लौट आए। इतना पैसा हमारे पास नहीं था उसके इलाज पर लगाने के लिए। मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि वो जो रिश्ता कल लेकर आए थे उन लोगों का भी फोन आया था। उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। उनकी बातों को सुनकर मुझे एक अजीब धक्का लगा था। सबसे ज्यादा धक्का तो निशा को ही लगा था। उसने तो ना जाने कितने सपने सजा लिए थे इस एक रात में। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे। उसे देखकर हम सब अपना दुख ही भूल गए। हम सब ने सबसे पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे पैसा कहीं से भी लाना पड़े, पर मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगी और उसकी शादी भी बेहद धूमधाम से करूंगी। पर हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लाखों रुपए एक महीने में खर्च कर पाते। मैंने माँ को समझाया कि माँ होश में आओ, हम कहाँ इतना कमाते हैं जो इतने पैसे खर्च कर पाएंगे उसके इलाज में। कहाँ से लाएंगे हम? हमारे तो घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। इस पर माँ कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसने बहुत से लोगों का इलाज किया है। दूसरे ही दिन माँ निशा को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने वहां एक ऐसी बात बोली जो खुशी की भी थी और दुख की भी। डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा देर कर दी, लेकिन हम इलाज कर सकते हैं। अगर उस इलाज से आपकी बेटी ठीक हो गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। एक उम्मीद भी थी और एक डर भी था। उस डॉक्टर ने मेरी माँ को एक इलाज बताया जिसको हमें 2 से 3 महीने तक लगातार करना था। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी से उसके पैरों में जान आ सकती है। अगर ये करते हुए उसके पैरों में सूजन आ गई तो इसका मतलब यही हो गया कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी।
डॉक्टर के बताए मुताबिक हम लोगों ने निशा के पैरों की मालिश करना शुरू। मेरी माँ तो अपनी पूरी जान लगा रही थी कि जैसे तैसे निशा ठीक हो जाए। हम उसके पैर पर मालिश करने के बाद उस पर एक कपड़ा बांध देते थे। हम सभी की कोशिश थी कि निशा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसको इस परेशानी में हम में से कोई भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन पापा तो पापा ही थे। आते जाते वो अक्सर हम लोगों को यही कहते थे कि तुम लोग सिर्फ अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, ये कभी ठीक नहीं होने वाली है। हम वैसे ही इस अपाहिज लड़की पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं और तुम और बर्बाद कर रहे हो। मुझे अपने पापा की इन बातों पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था कि वो भी तो उन्हीं की बेटी है, उन्हें क्यों उसकी चिंता नहीं है। एक दिन जब मैं अपने काम पर से घर लौटा तो माँ निशा के कमरे में ही थी। उनके कमरे में जा ही रहा था कि मुझे बाहर कुछ आवाज आई, तो मैं वहीं खड़े होकर सुनने। निशा माँ से कह रही थी कि माँ मुझे छत पर जाना है। माँ उसे कहने लगी कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारी मालिश की है, तुम खुले में नहीं जा सकती अभी। इतने में वो जोर जोर से रोने लगी और माँ से कहने लगी कि माँ मैं जानती हूँ कि आप सब लोग यही चाहते हो कि मैं ठीक ना हो, हमेशा ऐसे ही अपाहिज रहूं। उसकी बातों को सुनकर ना जाने पर मुझे क्यों गुस्सा आया था। हम सबने क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए ताकि वो ठीक हो जाए, और माँ ने तो दिन रात एक करके उसके पीछे लगी हुई थी कि जैसे तैसे वो बस ठीक हो जाए, पर वो उन्हीं को ऐसे बोल रही थी। मैं बेहद गुस्से में अंदर गया था, पर मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दबाया, जिससे मैं समझ गया कि वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही है। हमने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप छत पर जाने दिया। जब वो कुछ देर में छत पर से नीचे आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कुछ देर बाद मैं निशा के पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम छत पर क्या करने गई थी, वो भी इस तरह से तैयार होकर इतना मेकअप करके, अपनी सहेली से ही मिलने गई थी ना। तो वो कहने लगी कि हाँ, और तो क्या हुआ अगर मैंने मेकअप कर लिया तो? मुझे मेकअप करना पसंद है, हर लड़की को पसंद होता है। अगर थोड़ा मेकअप कर लिया तो उस पर सवाल क्यों? और मेकअप में अभी इस उम्र में नहीं करूंगी तो कब करूंगी? निशा की बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही भरोसा हो रहा था उसकी बातों पर। वो अपनी नजरें मुझसे चुरा रही थी। मैंने आगे कहा कि इस तरह से तैयार होकर अपनी दोस्त से मिलने जाने का क्या मतलब है, और वो भी तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें तुम्हारी शादी के झूठे सपने दिखाए और उसके बाद उसने तुम्हें ही धोखा दे दिया, जबकि उसके घर वाले तो पहले से ही जानते थे ना कि तुम्हारी क्या हालत है। तुम अपाहिज हो, उसके बावजूद वो लड़की अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी, फिर अचानक उसने बाद में मना कर दिया। क्या हो गया था उसे, क्यों मना कर दिया उसने शादी के लिए? और तुम उसी लड़की से दोबारा बात कर रही हो। उन लोगों ने तुम्हारे बारे में एक बार सोचा तक नहीं कि तुम्हें कैसा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाने की कोशिश की थी और अब फिर समझा रहा हूं, थोड़ा दूर रहो उस लड़की से। निशा कहने लगी कि मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने निशा से कहा कि निशा, जब वो तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आए थे तब भी मैंने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम खुश हो, और वो लोग भी तुम्हारे बारे में जानते ही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस पर निशा कहने लगी कि भैया आप गलत सोच रहे हैं, आप सच के बारे में नहीं जानते इसलिए इतना बोल रहे हैं। जिस दिन आपको सच के बारे में पता चलेगा उस दिन आपको अपनी कही बातों पर जरूर पछतावा होगा। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे वो पागल हो और वैसी ही बातें कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने मुझे मेरी ही शादी के लिए पूछा तो मैंने माँ को कहा कि माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब तक नहीं किया। वो शादी के लिए राजी हो गई और कुछ ही समय बाद माँ उस लड़की के पास उसका हाथ मांगने के लिए गई, पर उन लोगों ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गया था। वो लड़की और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। बहुत कोशिश की थी मैंने उनको राजी करने की, पर वो नहीं माने। उसके बाद मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं भागकर शादी नहीं करना चाहता था। अगर वो अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहते थे तो मैं उनके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता था। किसी को दुखी करके एक नए रिश्ते की नींव मैं नहीं रख सकता था। अगले दिन मम्मी पापा की फिर से लड़ाई हो रही थी, पर मुझे उस दिन माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे बहुत धक्का भी लगा था। आज पापा की बातें मुझे कुछ समझ सी नहीं आ रही थी। पापा माँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम अपने बीते हुए कल का बदला इन बच्चों से ले रही हो तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि पापा ये किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई झगड़े के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता था और ना ही मेरा पढ़ना ठीक था। निशा के इलाज को करते करते अब काफी समय बीत चुका था, पर कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। हम सब सोच रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे,
पर हम सभी की इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गई। लेकिन निशा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे वो इस बात को अपना चुकी है कि अब से वो अपाहिज ही रहेगी। शायद उसने इस जिंदगी को ही अपना लिया था और ऐसे ही जीने का फैसला कर लिया था। पर हमेशा वो मेकअप कर छत पर जाती थी और अच्छे से तैयार होती थी। हम सभी ने इसको इस बार टोकना बंद कर दिया था। एक यही तो खुशी थी उसके पास। अगर उसको सजना संवरना पसंद था तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब हम उसकी किसी और तरीके से कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अपने काम से आते हुए मुझे वही लड़की मिली जिससे मैं प्यार करता था। उसको देखकर उससे बात करने का मेरा मन किया था, लेकिन मुझे उसी समय वो दिन याद आ गया जब मेरी माँ उसके घर रिश्ता लेकर गई थी और उसके माँ बाप ने मेरी माँ को ये कहा था कि तुम्हारा लड़का कोई काम ठीक से नहीं करता और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। आपके घर में इतने सारे लोग हैं, उसके किसी भाई बहन की कोई शादी भी नहीं हुई है, सब घर में है, एक अपाहिज बहन भी है। ऐसे तो हमारी बेटी आपके घर में काम कर करके ही मर जाएगी। अगले ही पल मुझे अपने ऊपर गुस्सा सा आने लगा कि मैं अपनी इसी माँ पर शक कर रहा था कि जरूर इन्होंने ही कुछ किया है। वो तो मेरी वजह से कितनी बातें सुनकर आई थी। उस दिन मैंने अपने प्यार से कोई बात नहीं की और वहां से सर झुकाकर सीधा निकल गया। कुछ दिनों बाद मुझे वही डॉक्टर लड़का मिला जिसने निशा से रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। गुस्सा तो मुझे उस पर बहुत आ रहा था। उसको देखते ही ना जाने कैसे मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया और मैंने उसका कॉलर ही पकड़ लिया। उसने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भैया आप पहले शांत हो जाइए। सबसे पहले तो आप मेरी बात आराम से सुन लीजिए और जान लीजिए कि सच क्या है। मैंने कहा कि मुझे सब पता है क्या सच है। वो कहने लगा कि सबसे पहले तो आप अपनी माँ से ही पूछ लीजिए कि सच क्या है। वो सारी सच्चाई बेहद अच्छे से जानती है। मुझे इसकी बातों को सुनकर भरोसा सा नहीं हुआ कि वो मेरी माँ को क्यों बोल रहा है। मेरा गुस्सा उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या सच्चाई है, तुम बताओ मुझे। तो वो कहने लगा कि आप जानते हैं कि निशा ठीक हो सकती है, लेकिन आपकी माँ नहीं चाहती कि वो कभी भी ठीक हो। वो तो मेरी माँ के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो, मेरी माँ के बारे में बोल रहे हो तुम। वो आगे कहने लगा कि भैया मैं डॉक्टर हूं, मुझे क्या झूठ बोलने की जरूरत। सच तो यही है, पर आपकी माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है वो तो वही आपको बता सकती हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात जानता हूं कि आपकी बहन ठीक हो सकती है। उसकी बातों ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था। मैं चुपचाप घर पहुंचा। घर गया तो देखा कि माँ निशा पर बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम ही समझाओ इसको, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार हो चुका है। मैंने माँ से पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे सब पता चल गया है। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे सच सच खुद बता दें। आज मुझे बाहर वो डॉक्टर लड़का मिला था। उसने मुझे बताया कि निशा बिल्कुल ठीक हो सकती है। जरूर आप ही कुछ कर रही हैं। साफ साफ बता दीजिए कि क्या बात है। मेरे मुंह से ये बात निकली भी नहीं थी कि मेरी माँ मेरा चेहरा देखती ही रह गई। घर में इतनी चिल्लम चिल्ली हुई कि पापा भी उस कमरे में आ गए। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी कि मैं अपने खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी, एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझको छोड़कर किसी अमीर लड़की से जाकर शादी कर ली। मुझे उस दिन समझ आ गया कि प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती। प्यार से मेरा विश्वास तो उसी दिन उठ गया। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई। उस लड़के को भूलकर मैं भी तेरे पापा और मेरी शादी में आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो तुम्हारे पापा यहाँ खड़े हैं ना, इन्होंने मुझे आए दिन बीते कल को लेकर ताने मारे हैं और मैंने चुपचाप सहे हैं। इसलिए जब मुझे तुमने अपने प्यार के बारे में और निशा ने उस लड़के के बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पहले तो खुश हुई थी, लेकिन बाद में अपना समय भी याद आया। तो यही लगा कि जो दुख मैंने सहा है वो दुख मैं तुम्हें नहीं सहने दूंगी। मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, पर मैं अपने बच्चों को इस दुख से नहीं गुजरने दूंगी। वो धोखा नहीं सहने दूंगी। बेटा प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब लोग धोखेबाजी ही करते हैं। इसलिए उस दिन जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी तो मैंने ही उन्हें कहा था कि वो अपनी बेटी को तुमसे दूर रखें। और घर आकर भी जब भी निशा की मालिश करती थी तो उसके पैरों को कपड़े से लपेट देती थी, जिससे उसकी मालिश पर कोई फर्क ही ना पड़े। जबकि डॉक्टर के अनुसार मालिश करने के बाद उसके पैरों को थोड़ी देर खुला छोड़ना था। मुझे तो यही लग रहा था कि जब इसको दिखाई देगा कि इसके पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये खुद ही उस लड़के को बता देगी और वो उसको छोड़ देगा। लेकिन वो लड़का तो डॉक्टर निकला। उसी ने मुझे बताया कि ये ठीक हो सकती है और वो उसके बाद निशा से शादी भी करना चाहता है। लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी कि निशा बिल्कुल ठीक हो सकती है। इतना बोलते बोलते माँ रोने लगी।
माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी हम सभी को बड़ा करने में और अच्छी परवरिश देने में लगाई थी। पापा ने उनकी पूरी जिंदगी उनके बीते हुए कल को लेकर ताने मारे थे। मैंने पापा से कह दिया था कि पापा, अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार करना गलती थी, तो वो तो आपके बच्चों ने भी की है। तो अभी क्या आप अपने बच्चों से भी बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को धोखा मिला है तो सबको मिले। उस आदमी ने माँ को धोखा दिया तो इसमें माँ की तो कोई गलती नहीं थी। जब से उनका रिश्ता आपसे हुआ, तब से वो आपकी जिंदगी में आपके साथ ही आगे बढ़ी हैं। आपके साथ ही उन्होंने अपना सारा दुख सुख बिताया है। आप अगर अपने बच्चों से थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो आज के बाद आप माँ को उनके बीते कल को लेके एक ताना नहीं मारोगे। माँ को प्यार में धोखा मिला था, उसका मतलब ये नहीं कि सभी को प्यार में धोखा मिलेगा। सब एक जैसे नहीं होते। माँ, आप भी समझो इस बात को। माँ आज अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थी। कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ साथ उनके भविष्य की चिंता थी। तभी वो डरी हुई थी कि जैसा उनके साथ हुआ उनके बच्चों के साथ भी ना हो जाए। आज मुझे समझ आया था कि निशा इतना तैयार होकर छत पर क्यों जाती थी, क्योंकि वो उस डॉक्टर लड़के से छत पर जाकर मिला करती थी। वो लड़का और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा ने उस लड़के के साथ निशा की शादी की बात की। सभी लोग शादी के लिए तैयार भी हो गए। क्योंकि वो लड़का डॉक्टर था, तो उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से निशा का इलाज कराया और कुछ ही समय में वो थोड़ा बहुत चलने लग गई थी। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसकी शादी कहीं और हो गई। दुख तो मुझे बहुत हुआ था, पर खुशी भी थी कि मेरी बहन की जिंदगी संवर गई। हमारे घर में शांति का माहौल था। मम्मी पापा अच्छे से रह रहे थे। माँ ने जो कुछ भी किया शायद वो आपको गलत लगे, लेकिन एक माँ होने के नाते वो अपने बच्चों को उसी दर्द से गुजरते हुए नहीं देखना चाहती थी जिस दर्द से वो खुद गुजरी थी। आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने ठीक किया था? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।